प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें एक पाठ्यपुस्तक लगी हुई है इस प्रथम प्रश्न पत्र में, जिसका नाम है रीतिकालीन काव्य, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जिसके 4 कालखंड हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तीसरा जो कालखंड है हिंदी साहित्य के इतिहास का, रीतिकाल, तो रीतिकाल के कवियों से संबंधित कविताओं का संकलन आपकी इस पाठ्यपुस्तक में किया गया है। इस पाठ्यपुस्तक में 8 कवियों की कविताओं का संकलन है, यानी 8 प्रतिनिधि कवि हैं जो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य धाराओं के प्रतिनिधि कवि हैं। हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में प्रथम अध्याय केशवदास, यानी जिनके 19 पद रामचंद्रिका महाकाव्य से संकलित किए गए थे, उनका हमने विस्तार से अध्ययन किया, और केशव की संवाद योजना पर भी हमने एक मॉडल आंसर का विस्तार से अध्ययन किया है। दूसरे अध्याय के रूप में हमने बिहारी जी को लिया, और बिहारी जी ने एक बिहारी सतसई लिखी, जिसके 45 दोहे आपकी इस पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं। उनका हमने विस्तार से अध्ययन किया, उनकी विषय वस्तु पर हमने चर्चा की। साथ ही बिहारी की काव्यगत विशेषताओं पर, यानी भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी के रूप में बिहारी सतसई प्रसिद्ध है, इसको लेकर के हमने एक मॉडल आंसर भी विस्तार से पढ़ा, उस पर चर्चा की। तीसरे कवि के रूप में हमने घनानंद जी को पढ़ा। घनानंद जी के 20 कवित्त और सवय आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने घनानंद ग्रंथावली का जो संपादन किया, उसी से वो पद लिए हुए हैं। चौथे कवि के रूप में हमने देवदत्त कवि को पढ़ा। उनके 20 पदों की विषय वस्तु पर हमने विस्तार से चर्चा की। और पांचवें कवि के रूप में हम हाल ही की पिछली 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं सेनापति कवि को। सेनापति कवि के यहाँ 20 पद 18 पद संकलित हैं। इन 18 पदों में से हमने आरंभिक इन 13 पदों का विस्तार से अध्ययन कर लिया, और आज हम 14वें पद को, यानी जो श्लेष वर्णन शीर्षक से जो चौथा पद दिया हुआ है, ये 14वां पद है क्रम से, आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए आप। ये जो श्लेष वर्णन का तात्पर्य, श्लेष अर्थात जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, दोहरे अर्थ निकलते हो संदर्भ और प्रसंगानुसार, लेकिन यहाँ इस पूरी पद का दोहरा अर्थ है। सबसे पहले हम सेनापति कवि के द्वारा इसमें जो सामान्यतः जो प्रस्तुत है, उस प्रस्तुत यानी उपमेय क्या है, उसका हम उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद उपमान, जो दोहरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पर, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सेनापति इस पहले पद में ये कह रहे हैं कि गर्मी की ऋतु का वो चित्रण कर रहे हैं, और गर्मी की ऋतु में देखिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए चित्ती अंबर जले हैं, अर्थात देखो देखो चारों ओर, चारी ओर, छोर का तात्पर्य चारों तरफ, चारों दिशाओं में धरती और आकाश जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी क्षिति यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, जले यानी जल रहे हैं, यानी सूर्य की प्रचंड गर्मी से एक तरह से आकाश से अंगारे बरस रहे हैं, और धरती, पूरी धरती पर एक तरह से धरती जलती हुई नजर आ रही है। तो देखें अर्थात देखो देखो, धरती और आकाश सूर्य की प्रचंड गर्मी से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्वत्र प्रचंड आग से धरती और आकाश जल रहे हैं। 3 तरवर सभी को रूप हरियो है, और इस प्रचंड आग ने, 3 यानी इस प्रचंड आग ने, तरवर, अब तरवर के दोहरे अर्थ हैं यहाँ पर, पेड़ पौधे भी हैं, तालाब नदियों का जल भी यहाँ है, सरोवर वगैरह जिसको हम कह सकते हैं। तो देखो देखो, इस सूर्य की इस प्रचंड आग ने गर्मी की ऋतु में सारे पेड़ पौधों की जो हरियाली थी उसको भी छीन लिया है। साथ ही जो तालाब थे, सरोवर थे, उनका जल भी इस तेज प्रचंड गर्मी के कारण सूख गया है, उनका सब रूप हर लिया है सूर्य की प्रचंड गर्मी ने। तो सभी को रूप हरियो है, अर्थात सभी का जो रूप था हरा भरा,
वो एक तरह से उजड़ चुका है, हरियाली सूख गई है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, धरती माता जल से तरस रही है। अगली तीसरी पंक्ति को देखिए, महाजर लागे होती भादव की ज्योति चले। महाजर, महायान भयंकर, जर एक तरह से भयंकर लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है। इस प्रचंड गर्मी में सूर्य की तेज किरणों से तप करके हवा गर्म हो चुकी है और हवा तेज गति से प्रवाहित होती है तो उसे लू लू कहते हैं, गर्म हवाएं। तो एक तरह से महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, एक तरह से ज्योति यानी प्रकाश, सूर्य की प्रचंड किरणों से भादव की होती चले। भादव यानी भद्र रूप, खराब रूप, अर्थात सबका रूप खराब हो गया है, सबके पसीने पसीने छूट रहे हैं और सूर्य की प्रचंड आग से सब लोगों की चमड़ियाँ जल रही है। एक तरह से इस आग को कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर पा रहा है, सबकी दशा खराब हो गई है, सबका रूप खराब हो गया है, चेहरे काले पड़ रहे हैं और जो स्किन है, त्वचा है, वो भी तेज प्रचंड गर्मी से वो भी जल रही है, वो भी काली पड़ रही है, उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया है। जलद पवन तन सेक भानो पर्यो है। जलद एक तरह से जल सूख गया है, यानी और पवन हवा, तन सेक भानो पर्यो है, यानी कहने का तात्पर्य जल से सभी लोग जल के लिए तरस रहे हैं, पानी पृथ्वी तल पे सूख गया है, पशु पक्षियों के लिए भी जल की आवश्यकता है, वो भी प्यासे मर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो पवन अर्थात गर्म लू के जो थपेड़े लग रहे हैं, तन सेक, इससे पशु पक्षी प्राणी सबके तन यानी शरीर सेक यानी सिक गया है, तेज प्रचंड गर्मी में सबके शरीर सिक गए हैं। भानो प्रिय है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तवे पे भूना गया हो शरीर को, इतनी प्रचंड आग आकाश से सूर्य की किरणें अंगारों के रूप में पृथ्वी तल पर बरस रही है और इन गर्म हवाओं ने सभी पशु पक्षी प्राणियों के शरीर को एक तरह से सेक दिया है, भून दिया है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब, और दारुण तरणी, तरणी सूर्य और दारुण भयंकर, भयंकर सूर्य की इन किरणों से, प्रचंड आग से बचने के लिए लोग नदी का जहाँ कहीं थोड़ा सा जल बचा हुआ है उस जल के करीब जाकर के, नदी के करीब जाकर के उस जल में प्रवेश करते हैं ताकि सूर्य की इन प्रचंड गर्मी से बचा जा सके। तो केवल हल्का सा सुख वहीं मिलता है जहाँ जल में मनुष्य जाकर के स्नान करता हो, नदी के अंदर प्रवेश करता हो। सीरी घन छाय चाय बोई चित्त धरियो है। सीरी यानी शीतल, घन छाया यानी घनी छाया, चाय बोई यानी चाहता है, चित्त धरियो है यानी सबके मन, चित्त यानी मन में, सबके मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही धारणा बना रखी है कि कहीं बस घनी छाया हमें मिल जाए जिसमें हम बैठ जाएं और थोड़ी सी हृदय को और मन मस्तिष्क को और इस शरीर को शांति मिले। इस प्रचंड सूर्य की किरणों से बचने के लिए हर कोई व्यक्ति पेड़ पौधों की शीतल छाया की चाक रखता है। देखो चतुराई सेनापति, कविताई कीजूँ। अब कवि सेनापति यहाँ कह रहे हैं कि इस कविता का चमत्कार देखिए, इसका जो श्लेष वर्णन है, इसकी चतुराई देखिए कविता की, कि सेनापति ने जो कविताएं लिखी हैं वो कविताएं अपने कलात्मक वर्णन के कारण, अपने चमत्कार और चतुरता के कारण दोहरा अर्थ देती है। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, अर्थात मैंने वर्णन तो ग्रीष्म ऋतु का किया है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ भी यहाँ वर्षा की ऋतु का अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। तो दोनों को मैंने समान कर दिया है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते करते इसी पद से वर्षा ऋतु का अर्थ भी निकलता है, यानी ग्रीष्म ऋतु भी वर्षा ऋतु के समान हो गई हैं। ये मेरे इन कविताओं की यानी मेरे इन छंदों की कलाकारी है। इन छंदों में मैंने अपनी कलात्मकता का, अपनी चतुरता का परिचय दिया है। तो अभी तक हमने पढ़ा है केवल भयंकर प्रचंड ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। अब हम इसी का दोहरा अर्थ लेते हैं। पहला तो था ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अर्थ, और अब दूसरा अर्थ हम लेते हैं वर्षा ऋतु के संदर्भ में अर्थ। देखिए पहली पंक्ति को वापस, देखे देखो देखो, छिति अंबर जले हैं। छिति यानी आकाश और अंबर, छिति यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश और जले यानी जल है, अर्थात देखो आकाश और पृथ्वी तल पर जल ही जल नजर आ रहा है, अर्थात आकाश मार्ग से लगातार जल वर्षण हो रहा है और पृथ्वी तल पर सर्वत्र जहाँ जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक चारों छोर, चारी ओर छोर यानी सर्वत्र जल ही जल फैल गया है। इतनी भयंकर वर्षा ऋतु में वर्षा हुई है। तीन तरवर सभी को रूप हरियो है। तीन तरवर यानी जहाँ जहाँ तक देखा जाए, इस वर्षा तीन यानी इस वर्षा ऋतु ने तरवर
तरवर का तात्पर्य पेड़ पौधे नदी तालाब सब ही को रूप हरियो है, सबको हरा भरा कर दिया, सबको प्रसन्न कर दिया है। जो तालाब सूख रहे थे वर्षा ऋतु गर्मी की ऋतु में, उन तालाबों में यहाँ जल ही जल भर गया है। इतनी भयंकर वर्षा हुई है और पेड़ पौधे जो है वो हरे भरे हो गए हैं, उनमें हरियाली छा गई है। तीसरी पंक्ति को देखिए, महाजर लागे ज्योति, महाजर लागे यानी कहने का तात्पर्य वर्षा की जड़ी लग गई है। भाद्रपद के महीने में एक तरह से वर्षा की पूरी जड़ी लग गई है। इस महान जड़ी के कारण सूर्य देवता दिखाई ही नहीं देते और काफ़ी समय बाद बादल जब छटते हैं तब जाकर के ज्योति ज्योति यानी प्रकाश, तब सूर्य देव का दर्शन हो पाता है। भादव की होती चले, भादव यानी भाद्रपद महीने तक ये वर्षा ऋतु का क्रम इसी तरह से चलता रहता है। जलद पवन तन सेक भानो पर्यो है। जलद पवन, जलद यानी बादल यानी बादलों की घटाएं आकाश में छाई हुई रहती है। पवन तन और बादलों की छाया के कारण हवाएं जो चलती है वो ठंडी ठंडी चलती है। एक तरह से ठंडी ठंडी इन वर्षा ऋतु की इन ठंडी हवाओं ने, इन बादलों की छाया से सिक्त इन हवाओं ने तन सेक अर्थात शरीर को शीतल किया है। भानोपरियो है, कहने का तात्पर्य भानोपरियो है यानी एक तरह से सभी लोग एक तरह से ये जो हवाएं चलती है ठंडी ठंडी हवाएं, इनसे सब बचने का प्रयास करते, क्योंकि वर्षा की लगातार जड़ी लगी हुई तो कोई भीगना नहीं चाहता उसमें। सभी लोग अपने शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, भीगना नहीं चाहते कोई भी। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब, दारुण यानी भयंकर। इस वर्षा ऋतु से बचने के लिए बाढ़ की सी स्थिति हो गई है, तो लोग क्या करेंगे, बचने के लिए नाव बना करके उसमें बैठेंगे और नदी को पार करेंगे। यानी नदियों को पार करना भी कठिन हो गया है, इतनी भयंकर बाढ़ की सी स्थिति हो गई है। तो तरणी यानी नाव, पहला अर्थ सूर्य था, अब ये नाव अर्थ ले रहे हैं। तरे नदी सुख पावे सब यानी कहने का तात्पर्य नदियों को पार करके नावों में बैठ बैठ करके और वो सुख प्राप्त कर रहे हैं। सीरी घन छाए चायबोई चित धरियो है। सीरी यानी शीतल, घन छाए यानी घनी छाएं, घनी छाएं यानी कहने का तात्पर्य इस भाद्रपद महीने तक जो वर्षा का क्रम चलता है, आकाश में बादल छाए रहते हैं और जब वो सूर्य देव को बादल ढक लेते हैं तो उन बादलों की छाया पृथ्वी तल पर आ जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये बादलों की जो छाया है सभी को ही मन को प्रसन्न कर देती है। तो चाहे वही हर कोई उन बादलों की छाया से प्रसन्न हो जाता है, चित्त धैर्य उनका चित्त मन प्रसन्न हो जाता है। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, यहाँ कवि सेनापति कह रहे हैं देखो मेरी इस कविता का जादू, देखो कलाकारी, देखो चमत्कार, देखो कलात्मक वर्णन मैंने किया है। ग्रीष्म विषम अर्थात ग्रीष्म ऋतु को, इस भयंकर प्रचंड गर्मी की ऋतु को मैंने भयंकर वर्षा ऋतु में परिवर्तित करके उसके समान करके मैंने वर्णन कर दिया है। तो यहाँ श्लेष अलंकार का चमत्कार, एक तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, प्राय इन सभी अलंकारों का प्रयोग है, लेकिन प्रमुख रूप से पूरे पद का दोहरा अर्थ निकले के कारण श्लेष अलंकार का जबरदस्त प्रयोग कवि ने किया है और जबरदस्त अपनी अपने विद्वता का यहाँ परिचय दिया है, अपनी कलाकारी का अन्य पांडित्य प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से रीतिकाल के कवियों ने अपना परिचय दिया, उसी तरह से यहाँ पर सेनापति कवि ने भी अपना परिचय दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगली आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक ही पद के दोहरे अर्थ निकले के कारण हम आज एक ही पद का अध्ययन करेंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम पाँचवें पद का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पांचवा पद भी श्लेष वर्णन से संबंधित है, इसमें भी दोहरा अर्थ निकलेगा, एक कविता के संदर्भ में और दूसरा सूर्य का अर्थ, सूर्य के संदर्भ में। अभी जो हाल ही में हम चौथा पद पढ़ा है जिसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हमने पहले पढ़ा और ग्रीष्म ऋतु के बाद में हमने उसी को ही वर्षा ऋतु के रूप में दूसरे अर्थ को ग्रहण करते हुए हमने अध्ययन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें। और जो मॉडल आंसर और जो PDF नोट्स जो हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप अपना आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार इस YouTube चैनल को ओपन करके अपनी पढ़ाई कर रहा है तो उनसे अनुरोध है कि वो इन वीडियोज़ को लाइक करें और कॉलेज के इस YouTube चैनल को वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ,
यहाँ सेनापति कवि के कुल 18 पद संकलित हैं। अभी हमने ये पढ़ा 14वां पद, उसके बाद में हम 15वें पद को हम पढ़ेंगे। ये जो रागती ने दो से पोष पिंगल के लक्षण को, इस श्लेष वर्णन को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में 3 पद शेष रहेंगे जिसका हम अगली ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।